कहानी की शुरुआत स्पेन के एक छोटे से शहर से होती है, जहां एक भयंकर तूफान पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। 12 साल का एक लड़का निक अपने कमरे में बैठा एक पुराने कैमरे से गिटार बजाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसे अचानक खिड़की के बाहर से जोर जोर से झगड़े की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा में वह खिड़की के पास जाता है और देखता है कि पड़ोसी एंजल के घर में जैसे कोई लड़ाई हो रही है। तभी एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने की वजह से निक चुपके से घर से बाहर निकलता है और पड़ोसी के घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वह आधा खुला दरवाजा धकेल कर अंदर जाता है और जो नजारा उसके सामने होता है उसे देखकर उसका खून जम जाता है। पड़ोसी के घर की महिला खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है और उसकी मौत हो चुकी होती है। वह अभी इस डरावने मंजर से संभल भी नहीं पाता कि तभी घर का मालिक एंजल ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतरता है। उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू होता है। दोनों की नजरें मिलते ही निक डर के मारे कांप उठता है और तुरंत भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वह घबराहट में घर के बाहर भागता है, तभी एक तेज रफ्तार कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। लड़का सड़क पर खून में लथपथ गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। घटना की खबर सुनकर पड़ोसी और दोस्त मौके पर पहुंच जाते हैं और इस दर्दनाक मंजर को अपनी आंखों से देखते हैं। वहीं कातिल एंजल पूरी तरह टूट चुका होता है और ठंडी जमीन पर धीरे धीरे बैठ जाता है। इस तरह निक की जिंदगी हमेशा के लिए उसी तूफानी रात में खत्म हो जाती है। समय बीतता है और 25 साल बाद एक बार फिर उसी तरह का भयानक तूफान पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। इसी दिन वेरा अपने पति डेविड और अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने आती है जहां कभी निक रहता था। इस परिवार को उस घर के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सामान साफ करते समय उन्हें एक स्टोर रूम में एक पुराना धूल से भरा टीवी, एक वीडियो प्लेयर और ढेर सारी वीडियो कैसेट मिलती है। जिज्ञासा में वे एक कैसेट चलाते हैं और स्क्रीन पर वही 25 साल पुराना नजारा सामने आता है, गिटार बजाता हुआ छोटा लड़का निक। और सबसे हैरानी की बात, उस वीडियो की रिकॉर्डिंग की तारीख वही दिन होती है जिस दिन निक की मौत हुई थी। वीडियो खत्म होने के बाद डेविड टेप निकालने ही वाला होता है कि तभी अचानक जोरदार बिजली कड़कती है, कमरे की लाइट झिलमिलाने लगती है और वह पुराना टीवी अपने आप चालू होकर 25 साल पुरानी खबरें दिखाने लगता है। पति पत्नी को यह सब थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन क्योंकि उनका दोस्तों के साथ डिनर का प्लान होता है, वे इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। डिनर पर उनके मेहमान होते हैं एटो, जिसने उन्हें यह घर खरीदने में मदद की थी, और उसकी माँ। खाने की मेज पर डेविड उस वीडियो और निक का जिक्र करता है। ये सुनते ही एटो का चेहरा उदास हो जाता है, क्योंकि निक उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। 25 साल पहले जब निक को कार ने टक्कर मारी थी, तब एटो वहीं मौजूद था। बाद में उन्हें पता चला कि निक ने अपने पड़ोसी एंजल को अपनी पत्नी की हत्या करते हुए देख लिया था और उसी डर में भागते समय यह हादसा हो गया। तभी अचानक तेज गरज के साथ फिर से तूफान और भी भयानक हो जाता है। एटो की माँ क्लारा अचानक बहुत बेचैन हो जाती है। वह अपने बेटे की बात को बीच में ही काट देती है और कहती है कि ऐसी पुरानी बातें बच्चों को डरा सकती हैं। लेकिन उसकी आंखों में छिपी घबराहट साफ दिखाती है कि वह कुछ बड़ा राज छुपा रही है। डिनर खत्म होने के बाद यह पुराना केस डेविड की दिलचस्पी और बढ़ा देता है। वह इंटरनेट पर इसके बारे में खोज करता है और पता चलता है कि एंजल को गिरफ्तार होने के 3 महीने बाद ही उसने जेल में आत्महत्या कर ली थी। लेकिन एक बात उसे बहुत अजीब लगती है। एंजल ने अपना गुनाह कबूल करते समय न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या मानी, बल्कि खुद ही यह भी बताया कि वह लाश को कहां छुपाने वाला था। ये बात तर्क के हिसाब से बिल्कुल बेकार और अजीब लगती है। लेकिन वेरा को इन पुरानी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। उसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि उसके पति की जेब में होटल के नाम वाली माचिस की डिब्बी क्यों मिली। डेविड पहले थोड़ा चौंकता है, फिर सफाई देते हुए कहता है कि कुछ दिन पहले ऑफिस ट्रिप के दौरान बोर होकर उसने सिगरेट पी थी और वहीं से यह माचिस रह गई। वह वादा करता है कि ऐसा दोबारा नहीं करेगा। इतना कहकर वह माचिस की डिब्बी खिड़की के बाहर फेंक देता है। यहाँ डायरेक्टर उस माचिस की डिब्बी का क्लोजअप दिखाता है, जो आगे की कहानी के लिए एक इशारा होता है। रात गहराती है, बिजली कड़कती है। वेरा अचानक एक तेज गरज से जाग जाती है। आधी नींद में उसे स्टोर रूम से टीवी चलने की आवाज सुनाई देती है। डरते डरते वह स्टोर रूम की ओर बढ़ती है और देखती है कि वह पुराना टीवी फिर से अपने आप 25 साल पुरानी खबरें चला रहा है। वह टीवी बंद करने ही वाली होती है कि तभी एक और तेज बिजली कड़कती है और अचानक स्क्रीन बदल जाती है। इस बार उसमें निक दिखाई देता है। निक अपने पीछे रखे एक डिब्बे के पास जाता है और उसमें से एक वीडियो टेप निकालता है। उधर वेरा भी अनजाने में उसी डिब्बे से वही टेप ढूंढ लेती है। वह हैरानी से टीवी में निक को देखती है, जो टेप को कैमरे में डाल रहा होता है, और जैसे किसी अनदेखी ताकत के असर में वेरा भी अपने कैमरे का बटन दबा देती है। उसी पल आसमान में एक जोरदार बिजली चमकती है।
निक के सामने रखे टीवी की स्क्रीन झिलमिलाती है और उसमें वेरा की तस्वीर दिखाई देने लगती है। दो अलग अलग समय इस पुराने टीवी के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। निक हैरानी से स्क्रीन के पास आता है और धीरे से हेलो कहता है। ओला? उसकी आवाज सुनकर वेरा बुरी तरह डर जाती है। कुछ पल झिझकने के बाद जिज्ञासा उसे फिर से टीवी चालू करने पर मजबूर कर देती है और इस तरह 25 साल के अंतर को पार करती हुई एक बातचीत शुरू होती है। अब वेरा को समझ आ जाता है कि वह इस पुराने टीवी के जरिए 25 साल पहले के निक से बात कर रही है, एक ही जगह पर लेकिन अलग अलग समय में। निक इस भविष्य से आई महिला को देखकर बेहद उत्सुक हो जाता है और लगातार कई सवाल पूछने लगता है। लेकिन तभी जब दोनों बातों में खोए होते हैं, निक अचानक खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे खिड़की के बाहर से झगड़े की आवाज सुनाई देती है। वेरा तुरंत समझ जाती है यही वह रात है जब 25 साल पहले निक के साथ हादसा हुआ था। वह घबराकर निक को जोर देकर कहती है कि वह किसी भी हालत में बाहर न जाए। निक को यकीन दिलाने के लिए वेरा बताती है कि वह 25 साल बाद के भविष्य से है और उसी के घर में रह रही है। वह अपने फोन में निक की एक्सीडेंट में मौत की खबर भी उसे स्क्रीन के जरिए दिखाती है और हाथ जोड़कर उससे विनती करती है कि वह किसी भी हालत में घर से बाहर कदम न रखे। लेकिन इतनी बड़ी और अजीब जानकारी एक बच्चे की समझ से बाहर थी। डरा हुआ निक उसकी बात नहीं मानता और बिना पीछे देखे घर से बाहर भाग जाता है। लेकिन इस बार वेरा की चेतावनी की वजह से कुछ कीमती मिनटों की देरी हो जाती है और वह कार जो उसकी जान लेने वाली थी उसके पास से गुजर जाती है। वेरा का एक छोटा सा अच्छा काम इतिहास को बदल देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि इस भलाई की कीमत उसे अपनी पूरी दुनिया से चुकानी पड़ेगी। जहां तक निक की बात है, उसके लिए यह रात एक अजीब और सपने जैसी लगती है तब तक जब अगली सुबह एटो का मामा दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आता है। जैसे ही निक गाड़ी से उतरता है, वह दीवार पर बिजली गिरने से टूटा हुआ निशान देखता है। स्कूल के गेट के बाहर कई माता पिता इकट्ठा होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि पिछली रात के तूफान की वजह से बिजली की समस्या हो गई है, इसलिए स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। तभी निक को एहसास होता है कि टीवी में दिखने वाली उस महिला की हर बात सच हो रही है। घर लौटकर वह वेरा की तस्वीर बनाता है और हर दिन टीवी के सामने बैठकर उसका इंतजार करता है ताकि फिर से उससे बात हो सके। इसी दौरान वह अपनी खिड़की से देखता है कि एटो का मामा एंजेल को एक लिफाफा देता है और एंजेल उस लिफाफे को दराज में रख देता है। कुछ देर बाद एंजेल अपनी गाड़ी लेकर अपने कसाई खाने की ओर निकल जाता है। मौका देखकर निक उसके घर के पीछे का कांच तोड़कर चुपके से अंदर घुस जाता है। घर के अंदर वह देखता है कि बाथटब के पास खून के निशान हैं और जैसे ही वह शॉवर का पर्दा हटाता है, उसके सामने एंजेल की पत्नी की लाश पड़ी होती है। असल में एंजेल अभी अभी कसाई खाने गया था ताकि लाश को ठिकाने लगाने के लिए औजार ला सके। ये देखकर निक बुरी तरह डर जाता है। जब वह वहां से भागने वाला होता है, तभी उसे उस लिफाफे की याद आती है। वह दराज खोलता है और देखता है कि उसमें एटो की मां का जर्मन पासपोर्ट रखा है, लेकिन उस पर नाम एंजेल की पत्नी का होता है, यानी यह एक नकली पासपोर्ट था। तभी अचानक एंजेल वापस घर आ जाता है। निक जैसे ही नीचे भागने की कोशिश करता है, वह लगभग पकड़ा ही जाता है, लेकिन तुरंत भागकर बिस्तर के नीचे छिप जाता है। वहीं उसे एक महिला की कलाई घड़ी मिलती है जिसके पीछे CM अक्षर खुदे होते हैं। एंजेल बाथरूम में जाता है, टेप रिकॉर्डर चालू करता है और मधुर संगीत के बीच इलेक्ट्रिक आरी चलाकर अपनी पत्नी के शव के टुकड़े करना शुरू कर देता है। बिस्तर के नीचे छिपा निक यह पूरा डरावना और खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखता है। शव के टुकड़े करने के बाद एंजेल को एटो की मां का फोन आता है। वह फोन पर कहती है कि उसकी घड़ी उसके घर में रह गई है और सबसे पहले उसे शक बिस्तर के नीचे जाता है। लेकिन निक पहले ही समझदारी दिखाते हुए वहां से हटकर सोफे के पीछे छिप चुका होता है। अब समय 25 साल बाद का। जिस पल वेरा ने निक की किस्मत बदल दी थी, उसी समय वह अचानक बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अपने अस्पताल में पाती है, लेकिन सब कुछ अजीब लग रहा होता है। उसके सहकर्मी उसे एक सर्जरी की तैयारी करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वह ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। ऑपरेशन टेबल पर वही आदमी लेटा होता है जिसका ऑपरेशन वह कल ही कर चुकी थी, और उसके सहकर्मी बताते हैं कि वह खुद इस अस्पताल की सबसे बेहतरीन सर्जन है, जबकि वेरा की यादों में उसने अपने परिवार के लिए सर्जन बनने का सपना बहुत पहले ही छोड़ दिया था और वह सिर्फ एक सामान्य मेडिकल स्टाफ थी। ये बड़ा बदलाव वेरा के लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है। उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है वहां से भाग जाना। वह घबराकर अपनी बेटी के स्कूल पहुंचती है, लेकिन वहां कोई भी, न टीचर, न स्टूडेंट, न ही माता पिता उसकी बेटी का नाम तक नहीं जानते, यहाँ तक कि कोई उसे भी पहचानता नहीं है। वह एक जान पहचान वाले पेरेंट से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन वह व्यक्ति न सिर्फ उसकी बेटी को नहीं जानता बल्कि वेरा को भी नहीं पहचानता।
घबराई हुई वेरा अपने पति के ऑफिस पहुंचती है और अंदर जाते ही कहती है कि उसकी बेटी गायब हो गई है। लेकिन उसका पति डेविड उसे अजनबी की तरह देखता है क्योंकि वह उसे पहचानता ही नहीं। अब वेरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आता है कि उसके एक अच्छे काम से पैदा हुए इस बटरफ्लाई इफेक्ट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। उसकी असली जिंदगी, उसकी पहचान, सब कुछ मिट चुका है। आखिरकार बेबस होकर वह पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां वह लैला नाम की एक इंस्पेक्टर को अपनी पूरी कहानी बताती है। उसकी यादें पूरी तरह बदल चुकी हैं। नर्स से डॉक्टर बन जाना, पति का अजनबी बन जाना। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है कि उसकी बेटी ग्लोरिया जैसे कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। उससे जुड़ा हर रिकॉर्ड, हर सबूत, सब कुछ अचानक गायब हो चुका है। इंस्पेक्टर लैला को यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह धैर्य से वेरा की बातों की जांच करती है। जांच के नतीजे बताते हैं कि वेरा सच में एक अविवाहित और टॉप न्यूरोसर्जन है। उसके नाम पर कोई घर नहीं है और ग्लोरिया नाम की कोई बेटी भी नहीं है। सच जानने के लिए लैला उसे अस्पताल भेजती है ताकि उसका मानसिक परीक्षण किया जा सके। लेकिन रिपोर्ट में सामने आता है कि वेरा का दिमाग पूरी तरह सामान्य है, बल्कि अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है। डॉक्टर एक तर्क संगत वजह बताते हैं। उनके अनुसार वेरा की यादों में जो डेविड है, वह असल में उसका पहला ब्रेन ट्यूमर का मरीज था। क्योंकि वह केस बहुत गहरा असर छोड़ गया, इसलिए वेरा ने अपने दिमाग में उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता बना लिया। और 12 दिन पहले एक छोटी बच्ची की मौत वेरा के ऑपरेशन टेबल पर हुई थी। हालांकि वह ऑपरेशन पहले से ही लगभग नामुमकिन था, फिर भी वेरा को उससे गहरा सदमा लगा। संभव है कि इस सदमे की वजह से उसने अपने मरीज और उस मृत बच्ची को अपने पति और बेटी के रूप में कल्पना कर लिया हो। डॉक्टर की यह थ्योरी पूरी तरह सही और तर्कसंगत लगती है, लेकिन वेरा जानती है कि उसकी बेटी की यादें बिल्कुल सच्ची हैं, जैसे वह सच में उसकी जिंदगी का हिस्सा रही हो। तभी आसमान में फिर से जोरदार बिजली कड़कती है और वेरा को अचानक समझ आता है कि यह सब उस तूफान की वजह से हुआ है। उस रात निक के साथ उसका जुड़ाव कोई सपना नहीं था। उसने सच में उस लड़के को बचाया था और उसी से यह सब बदल गया। अब अपनी बेटी को वापस पाने के लिए उसे सबसे पहले सबूत ढूंढना होगा। वह इंस्पेक्टर लैला से बचकर निकल जाती है और अपनी यादों के सहारे गाड़ी चलाकर उसी घर पहुंचती है जो 25 साल पहले निक का घर था। वह देखती है कि दरवाजे का ताला जैसे किसी ने तोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन वह बिना सोचे समझे अंदर चली जाती है। अंदर का पूरा घर उसकी यादों से बिल्कुल अलग होता है। स्टोर रूम में भी अब वह पुराना टीवी और वीडियो प्लेयर नहीं होते। वह कंप्यूटर खोलकर निक मर्डर 1989 सर्च करती है, लेकिन उसे सिर्फ एक साइंस फिक्शन नोवेल मिलती है जिसका नाम वही होता है और उस किताब के लेखक का नाम कैरेन होता है। इस नई दुनिया में निक शायद कभी असल में था ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक काल्पनिक किरदार बन चुका है। तभी अचानक एक महिला उसके पीछे आ जाती है और उसे घुसपैठिया समझकर अपने पति को जोर जोर से आवाज देने लगती है। और जब वह आदमी बाहर आता है तो वेरा हैरान रह जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पुराने दुनिया का पति डेविड होता है। वह डेविड को उसकी पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करती है, उनके साथ बिताए पलों और उनकी प्यारी बेटी के बारे में बताती है। लेकिन उसकी ये बातें वहां की मौजूदा पत्नी को गुस्सा दिला देती हैं। उसे लगता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और बिना कुछ सोचे समझे वह वेरा पर हमला कर देती है। इसी बीच एक तेज बिजली कड़कती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। इस अफरा तफरी में वेरा वहां से भाग निकलती है, लेकिन छिपते समय वह एक और चौंकाने वाला दृश्य देखती है। 25 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या करने वाला एंजल अब उसके दोस्त एटो की मां क्लारा के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। वह एटो के पास जाती है इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ जवाब मिले, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगता है कि इस दुनिया में एटो भी उसे नहीं पहचानता। वेरा उसे अपनी पुरानी दुनिया की पूरी कहानी बताती है, कैसे वे सालों पहले ट्रेन में मिले थे और दोस्त बन गए थे। फिर एक पार्टी में उसने एटो के दोस्त डेविड से मुलाकात की और दोनों को प्यार हो गया और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। एटो उसकी पूरी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला देता है, जैसे यह सब असंभव हो। लेकिन जब दोनों हाथ मिलाकर अलग होते हैं, तभी अचानक वेरा के दिमाग में एटो की यादों के कुछ टुकड़े चमकने लगते हैं। वह देखती है कि वे दोनों सच में एक ही ट्रेन में थे, लेकिन बहुत दूर बैठे थे और कभी बात नहीं की थी। उस समय एटो के सामने एक घुंघराले बालों वाला आदमी बैठा था, इच जो अखबार पढ़ रहा था। उसकी यादें अब इस नई हकीकत के हिसाब से बदल रही थीं। वेरा हार नहीं मानती और उसके पीछे जाकर कहती हैं कि एंजल ही असली कातिल है और निक ने सब कुछ देखा था, इसलिए उसकी मौत हुई। लेकिन यह सुनकर एटो गुस्से से भर जाता है। वह अपने सौतेले पिता पर लगे इन आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में वहां से चला जाता है। अब वेरा पूरी तरह टूट चुकी होती है।
तभी टीवी पर एक इंटरव्यू आता है जो उसकी अंधेरी उम्मीद में एक रोशनी की तरह साबित होता है। एक महिला लेखक बताती है कि उसकी 20 साल पुरानी साइंस फिक्शन नोवेल मिराज की प्रेरणा एक छोटे लड़के से मिली थी जिसे मानसिक बीमारी का मरीज बताया गया था। उसकी मां ने उस लड़के की अजीब कहानियां उसे सुनाई थीं और उन्हीं से उसने यह कहानी लिखी थी। वेरा को समझ आ जाता है कि वह छोटा लड़का कोई और नहीं अभी बल्कि नाइक था। इसी समय इंस्पेक्टर लैला भी वहां पहुंच जाती है। वेरा उसे उस नॉवेल और उसकी सच्चाई के बारे में बताती है और इस बार लैला के चेहरे पर भी कुछ बदलाव दिखाई देता है, जैसे वह अब वेरा की बातों पर यकीन करने लगी हो। लैला इंस्पेक्टर वेरा के साथ लाइब्रेरी जाती है और वे उस किताब को ढूंढ लेते हैं। किताब के पहले पन्ने पर साफ लिखा होता है, निक के नाम समर्पित। अब वेरा साबित कर देती है कि वह झूठ नहीं बोल रही। इंस्पेक्टर लैला भी उसकी बातों पर यकीन करने लगती है। दोनों मिलकर उस लेखिका के पास जाते हैं, कैरेन बताती है कि सालों पहले निक की मां उसके पास आई थी और उसने उससे पूछा था कि क्या तूफान सच में समय को बदल सकता है। लेकिन कैरेन सिर्फ एक कहानीकार थी, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद उसने उस माँ बेटे को फिर कभी नहीं देखा। वेरा घबराकर पूछती है कि उस कहानी के हिसाब से दोबारा कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है। कैरेन एक सैद्धांतिक तरीका बताती है, अगर उसी जगह पर उसी टीवी और वीडियो मशीन के साथ वैसे ही तूफान वाली रात में कोशिश की जाए तो शायद कनेक्शन फिर से बन सकता है, लेकिन जैसे ही तूफान खत्म होगा ये कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाएगा। वेरा समय देखती है, 72 घंटे के तूफान खत्म होने में अब सिर्फ 19 घंटे ही बचे हैं। उसे जल्द से जल्द वह टीवी और वीडियो मशीन ढूंढनी होगी। उसे याद आता है कि पिछली रात जब वह डेविड के घर गई थी तो दरवाजा टूटा हुआ था। उसे शक होता है कि एंजल ही वह टीवी लेकर गया होगा, लेकिन इंस्पेक्टर लैला कहती है कि सिर्फ एक कहानी के आधार पर सर्च वारंट नहीं मिल सकता, उन्हें और पुख्ता सबूत चाहिए। तभी वेरा को याद आता है कि उसकी असली दुनिया में पकड़े जाने के बाद एंजल ने बताया था कि वह अपनी पत्नी को अपने कसाई खाने में दफनाने वाला था। तो इस दुनिया में जहां उसका राज कभी खुला ही नहीं, हो सकता है उसने सच में ऐसा किया हो। लैला तुरंत टीम के साथ वहां जाती है और गोदाम के नीचे खुदाई करवाती है। जमीन के नीचे से 25 साल पुराना एक इंसानी कंकाल मिलता है। ये केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू होता है। हालांकि पहचान की पुष्टि के लिए अभी जांच बाकी होती है। इसी दौरान लैला वेरा से पूछती है कि जब इस दुनिया में उसका सपना पूरा हो चुका है, वह एक सफल डॉक्टर है, तो फिर वह उस पुरानी जिंदगी के पीछे क्यों भाग रही है। वेरा रोते हुए कहती है, उसे पता है कि इस टाइमलाइन में वह सफल है, लेकिन कोई भी सफलता उसकी प्यारी बेटी की जगह नहीं ले सकती। इसी बीच पुलिस स्टेशन लौटते समय लैला को ऊपर से आदेश मिलता है कि वेरा को गवाह के रूप में पूछताछ के लिए वापस लाया जाए। वेरा की हालत देखकर लैला का दिल पिघल जाता है। वह बहाना बनाकर बाकी टीम को आगे भेज देती है और वेरा को एक कागज पर लिखा हुआ पता देती है और कहती है कि शायद वहां उसे उसके सवालों के जवाब मिल जाएं। वेरा उस पते पर पहुंचती है। दरवाजा खोलते ही वेरा चौंक जाती है। अंदर उसकी अस्पताल वाली सहकर्मी मौजूद होती है। वह कमरे में घुसते ही टेबल पर रखी उस जानी पहचानी होटल वाली माचिस को देख लेती है। वह तुरंत बेडरूम की ओर भागती है और वहां अपने पति डेविड को उसी सहकर्मी के साथ देख लेती है। टेबल पर रखी माचिस बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी उसने पहले अपने पति की जेब में देखी थी। उसे तुरंत समझ आ जाता है, चाहे कोई भी टाइमलाइन हो, डेविड हमेशा उसे धोखा देता है। लेकिन अभी ये बात उसके लिए मायने नहीं रखती। वह डेविड के इस राज्य का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करती है और उस बैंक अधिकारी से कहती है कि वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके निक का वर्तमान पता ढूंढे। दूसरी ओर एंजल और उसका परिवार भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पूछताछ के दौरान 25 साल पुराना सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असल में उस रात एंजल और एटो की मां के बीच अफेयर चल रहा था। तभी अचानक एंजल की पत्नी घर लौट आती है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। गुस्से में वह दोनों से भिड़ जाती है और इस झगड़े में एटो की मां के हाथों वह गलती से सीढ़ियों से गिर जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अपने अपराध को छिपाने के लिए एटो के मामा ने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके एक नकली पासपोर्ट बनवाया। फिर एटो की मां उसी नकली पासपोर्ट के साथ देश छोड़कर चली जाती है ताकि ऐसा लगे कि एंजल की पत्नी जर्मनी भाग गई है। इस तरह तीनों ने मिलकर एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया और जो सीएम लिखा हुआ घड़ी निक को मिली थी वह असल में एटो की मां के नाम का शॉर्ट फॉर्म था। घर से बचकर निकलने के बाद निक अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और उसी घड़ी को सबूत बनाकर एंजल पर आरोप लगाता है। लेकिन एंजल चालाकी से सारा इल्जाम उल्टा निक पर ही डाल देता है। वह कहता है कि यह घड़ी निक ने उसके घर से चुराई है और उसकी पत्नी तो जर्मनी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। पुलिस को भी उस समय उसकी पत्नी के विदेश जाने और जर्मनी में खर्च करने के रिकॉर्ड मिल जाते हैं, जिससे एंजल पर कोई शक नहीं होता।
नतीजा ये होता है कि एंजल बच जाता है और निक को ही चोर समझ लिया जाता है। उस दिन के बाद से निक सिर्फ उस भविष्य की महिला का इंतजार करता रहता है जो वापस आकर उसे सच उजागर करने में मदद करे। लेकिन तूफान खत्म होने तक टीवी फिर कभी चालू नहीं होता। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उस पर शक करने लगती है और उसे कई मानसिक जांचों से गुजरना पड़ता है। निक धीरे धीरे दर्द और अकेलेपन में जीने लगता है और आखिरकार उसे मानसिक बीमारी का मरीज घोषित कर दिया जाता है। आखिरकार निक की माँ उसे लेकर उस शहर को छोड़ देती है, लेकिन निक के दिल में उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। इसी बीच इंस्पेक्टर लैला अचानक एटो की माँ से उसकी घड़ी उतारने को कहता है। उस घड़ी के पीछे भी CM अक्षर खुदे होते हैं। अब सबूत साफ हो चुका होता है। एंजल बचने की कोशिश करता है, लेकिन लैला उसे एक ऐसा सच बताता है जो उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह खुद वही छोटा लड़का है जिस पर 25 साल पहले किसी ने यकीन नहीं किया था। इन 25 सालों में उसने कभी हार नहीं मानी। वह पुलिस ऑफिसर बना एंड सिर्फ इस दिन का इंतजार करने के लिए ताकि वह सच को सामने ला सके। लेकिन यह सच्चाई वेरा के लिए भी एक बड़ा झटका होती है। जब वह दिए गए पते पर निक के घर पहुंचती है तो घर के अंदर उसे निक की माँ दिखाई देती है, लेकिन इस दुनिया में वह उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी पत्नी होती है और इंस्पेक्टर लैला वही बड़ा हुआ निक होता है। तभी निक भी वहां पहुंच जाता है और वेरा को सब कुछ समझाता है। वो बताता है कि जब से वेरा ने उसकी जान बचाई तब से वह उसे ढूंढ रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। उसे याद था कि वेरा के पीछे एक स्टेशन का बोर्ड था, इसलिए वह हर दिन वहां जाकर उसका इंतजार करता रहा, बचपन से लेकर जवानी तक। और आखिरकार एक दिन उसे वेरा मिल गई। वह उसके सामने बैठी, वही घुंघराले बालों वाला आदमी बनकर जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। इस नई दुनिया में वेरा की मुलाकात एटो से नहीं बल्कि निक से हुई थी। जब उस दिन वेरा पुलिस स्टेशन आई और उसे पहचान नहीं पाई, तभी निक समझ गया कि उसकी दुनिया बदल चुकी है। उसे डर था कि कहीं वह वेरा को खो न दे और यह भी कि कहीं वेरा वापस अपने पुराने समय में न चली जाए। इसलिए उसने पहले ही डेविड के घर का ताला तोड़कर वह पुराना टीवी और वीडियो मशीन अपने पास रख ली। फिर उसने जानबूझकर वेरा को होटल तक पहुंचाया ताकि वह डेविड की सच्चाई देख सके और अपने पुराने जीवन से पूरी तरह टूट जाए। वह चाहता था कि वेरा इसी दुनिया में रह जाए और पहले की तरह उससे प्यार करती रहे। निक प्यार भरी नजरों से वेरा को देखता है और जैसे ही वह उसके चेहरे को छूता है, इस टाइमलाइन की सारी यादें लहरों की तरह वेरा के दिमाग में भर जाती हैं। उनकी पहली मुलाकात, पहली बार हाथ पकड़ना, पहला चुंबन और शादी के वादे, ये सब एक बेहद खुशहाल जिंदगी की यादें होती हैं। वेरा समझ जाती है कि सामने खड़ा यह आदमी उससे कितना प्यार करता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक ऐसी जगह है जिसे कोई नहीं भर सकता, उसकी बेटी ग्लोरिया। आखिरकार वेरा अपना फैसला लेती है, उसे अपनी बेटी के पास वापस जाना ही होगा। वह अपनी घड़ी निक को देती है और धीरे धीरे पीछे हटते हुए बालकनी की तरफ बढ़ने लगती है। वह बिना एक पल सोचे बालकनी से नीचे कूद जाती है। अपनी जान देकर वह निक को एक फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। वेरा को खून में लथपथ गिरा देख निक पूरी तरह टूट जाता है। वह घबराकर बेसमेंट में जाता है, टीवी और वीडियो मशीन निकालता है और भागकर उस पुराने घर में पहुंच जाता है। इस वक्त तूफान खत्म होने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही टीवी की स्क्रीन चमकती है, वह 25 साल पहले के खुद से आखिरी बार जुड़ जाता है। तूफान खत्म होते ही वेरा अचानक बिस्तर पर जागती है। उसके पास उसका पति डेविड लेटा होता है। वह अपनी असली दुनिया में वापस आ चुकी होती है। वह भागकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसकी बेटी उसके सामने जिंदा खड़ी होती है। खिड़की के बाहर एटो भी हमेशा की तरह दिखाई देता है। सब कुछ पहले जैसा हो चुका होता है, जैसे ये सब सिर्फ एक लंबा डरावना सपना था। वेरा स्टोर रूम में जाती है, लेकिन वहां वह पुराना टीवी और कैमरा अब नहीं होते। उसका पति कहता है कि घर में कभी ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। अब वेरा समझ जाती है कि निक ने 25 साल पहले खुद को चुप रहने के लिए कहा था और उसी ने इस पूरी घटना की जड़ को खत्म कर दिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय बदलने पर भी नहीं बदलती। वह बगीचे में जाकर वही होटल वाली माचिस ढूंढ लेती है जो डेविड ने फेंकी थी। उसके पति का धोखा उसकी जिंदगी की एक सच्चाई बन चुका था। वह मुड़कर देखती है और सामने एंजेल और एटो की मां को खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखती है। निक ने अपना वादा निभाया। उसने इस दुनिया के छोटे निक को सच उजागर करने से रोक दिया, क्योंकि अगर 25 साल पहले सच्चाई सामने आ जाती तो वेरा कभी एटो से नहीं मिलती, डेविड से नहीं मिलती और उसकी बेटी इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं होती। निक ने अपनी पूरी कोशिश की ताकि वेरा अपनी बेटी के पास वापस लौट सके। अब फैसला वेरा को लेना है। वह महिला नहीं रही जो बस किस्मत के सहारे जीती थी। अब उसके पास 2 दुनियाओं की यादें हैं और वह खुद इस गलत टाइमलाइन को ठीक करने वाली है। वह एक फावड़ा उठाती है और एंजल के कसाई खाने पहुंचती है। वहां जमीन खोदकर वह उस कंकाल को बाहर निकालती है जो उस पाप और झूठ की निशानी था। इसके बाद वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और टीम को लीड कर रहा होता है
इसी टाइमलाइन का निक। वह वेरा को देखता है, लेकिन उसकी नजरों में कोई पहचान नहीं होती। वहीं वेरा उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वह जानती है कि इस नई दुनिया में उसे अपनी बेटी मिल चुकी है और वह अपने पति की असलियत भी जान चुकी है। और सामने खड़ा यह आदमी जो 25 सालों से उससे बेइंतहा प्यार करता रहा, भले ही अब उसे याद ना हो, लेकिन उनकी कहानी अब सच में शुरू हुई है। अगर आपको मेरी यह व्याख्या पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।